Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. Semester 2, CC3, बायोसाइकोलॉजी, जीव मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 4, न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पर चर्चा करूँगी। स्ट्रक्चर पर चर्चा करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ फंक्शंस पे, कार्यों पर चर्चा करूँगी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियाँ हैं जिनसे स्राव निकलता है। ग्रंथियों के स्राव पर हमारे विभिन्न व्यवहार निर्भर करते हैं। अतः ये प्रमुख प्रभावक या कमेंद्रियाँ हैं। मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ जिसका स्राव शरीर के बाहर निकल जाता है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाता है। लार ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, पसीना ग्रंथि आदि इसके उदाहरण हैं। इसके स्राव शरीर के बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख लेते हैं। लार, आंसू और पसीना इन ग्रंथियों के ही स्राव हैं। नंबर 2, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अधिक फोकस करना है। ऐसी ग्रंथियाँ जिसका स्राव शरीर के बाहर ना निकलकर अंदर खून में मिल जाता है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। इनके स्राव को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन के कम या अधिक मात्रा में खून में मिलने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से व्यक्ति का व्यवहार तथा उसका पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अतः यहाँ पर कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं। ऐसी ग्रंथियों में 5 प्रमुख हैं: कंठ ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स, उपकंठ ग्रंथियाँ, पाराथायराइड ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एडिनल ग्रंथियाँ, एडिनल ग्लैंड्स तथा यौन ग्रंथियाँ, सेक्स ग्लैंड्स। सबसे पहले हम लोग कंठ ग्रंथि पर चर्चा करेंगे। कंठ ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स का स्थान कंठ के नीचे है। इनसे निकले स्राव को थायरोक्सिन कहते हैं। इनका शारीरिक और मानसिक विकास में काफ़ी महत्व होता है। बचपन में ही खून में थायरोक्सिन की मात्रा कम हो जाने से बच्चे सुस्त, मंदबुद्धि और दुर्बल तथा बौने कद के रह जाते हैं। दूसरी ओर जब थायरोक्सिन अधिक मात्रा में खून में होती है, तब शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव का शिकार बन जाता है। उनकी मांसपेशियों का तनाव भी बढ़ जाता है और व्यक्ति चिंतित, बेचैन तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 2, उपकंठ ग्रंथियाँ, पाराथायराइड ग्लैंड्स। पाराथायराइड ग्लैंड्स के अंतर्गत 4 छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनका स्थान कंठ ग्रंथि के पास होता है। इन ग्रंथियों में अधिक या कम स्राव होने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अधिक या कम उत्तेजनशीलता आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। कम स्राव होने पर व्यक्ति की एकाग्रता समाप्त हो जाती है और अधिक स्राव होने पर बेचैनी का अनुभव होता है। नंबर 3, पीयूष ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है। इसे पोष ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों विशेषकर कंठ ग्रंथि तथा यौन ग्रंथि पर अपना नियंत्रण रखती है। बचपन में पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से जब अधिक स्राव निकलता है, तब व्यक्ति विशाल शरीर 7 से 9 फीट तक का लंबा हो जाता है। बचपन
में इसमें कम स्राव होने पर व्यक्ति दुर्बल और बौना हो जाता है, जिससे यौन ग्रंथियों का भी विकास ठीक से नहीं हो पाता है। नंबर 4, एडिनल ग्रंथियाँ। एडिनल ग्रंथियाँ गुर्दे के ऊपर होती हैं। इनके भीतरी भाग से निकले स्राव को एडेनिल कहते हैं। एडेनिल जब अधिक मात्रा में खून में मिलता है तब रक्तचाप, हृदय की गति, सांस की गति, पाचन क्रिया आदि में परिवर्तन होने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अधिक उत्तेजना का अनुभव करता है। नंबर 6, यौन ग्रंथियाँ पुरुष और स्त्री में अलग अलग स्थानों पर होती है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का गुण पर अधिक या कम का अनुपात का विकास यौन ग्रंथियों के स्राव पर निर्भर करता है। साथ ही पुरुष या स्त्री के काम भाव तथा विभिन्न गौण यौन विशेषताएं का विकास होना भी इस ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यौन अंगों के विकास, शरीर पर बालों का आना आदि भी इस ग्रंथि का प्रमुख हाथ है। इसके अतिरिक्त पीनेल, पैंक्रियास, थाइमस आदि कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। एक की क्रिया पर दूसरे का प्रभाव निर्भर करता है। एक ग्रंथि की क्रिया में दोष आ जाने से दूसरे में भी दोष आ जाती है। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि अमुक ग्रंथि में के अधिक स्राव से ही अमुक प्रकार का परिवर्तन या व्यवहार होता है। थैंक यू।